हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक तो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारा जो चैप्टर है वो क्या चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पार्ट ए हम कर रहे हैं पहले, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल है, जैसे आप सभी को पता है। ऑल ओवर देखा जाए तो ये 12वां पार्ट है, 12वां मतलब 11 पार्ट अब तक आ चुके हैं, तो आप जरूर देखना सारे। शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट में, और इस पार्ट में पहला सवाल क्या है तो ये है आपके सामने। फटाफट से इसको देखें, ट्राई करें, उसके बाद समझें। सवाल ये कह रहा है कि 5:6:7 के अनुपात में तीन संख्याएं हैं, ठीक है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको ज्ञात करना है। तीन संख्याओं का अनुपात अगर ये है, देखो ऐसा सवाल हमने लास्ट पार्ट में किया हुआ है, ठीक है। तो तीन संख्याओं का अनुपात ये है, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि आप क्या कर लो, एक कांस्टेंट असाइन कर लो। पिछले पार्ट में शायद दो अनुपात में ही थे, केवल दो संख्याएं थी, इस बार तीन संख्याएं हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर तीन संख्याएं हैं, आप सबको साथ एक बार एक्स लिख लो, इन सबका एक बार गुणा करा लो, देखो कितना मिल रहा है। तो 5 × 6 30 मिल रहा है, और 30 × 7 करोगे तो कितना मिल गया, 210x मिल गया। 210x की वैल्यू कितनी कह रहा है ये सवाल, ये कह रहा है 5670 है, ठीक है। और ये x क्यूब हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो यहाँ से आप देखोगे आपको x क्यूब मिल गया, कितना मिल गया, 5670 बट्टा में 210। यहाँ से x क्यूब मिल गया, 0 से 0 कट गया, 21 से काटोगे, देखो 2 बार में कट गया, 42 तक। 8 और 6 कितने हो गए, 14। यहाँ पर भेज दो तो 7 बार में कट गया। यहाँ से आप देखोगे x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि अगर x क्यूब 27 है तो x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आपको सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो 5, 6 और 7 में सबसे बड़ा कौन होगा, 7 होगा। तो 7x की वैल्यू फाइंड कर लो, x की जगह 3 रख लो, तो 7x कितना आ गया, 21 आ गया। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो ऐसा सवाल हमने किया था, वहां पे दो संख्याएं थी, बस यहाँ पर तीन संख्याएं दी थी, बाकी कुछ नया नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो इस सवाल को देखो। ये कह रहा है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। दो संख्याएं 4:5 में है, इसको आप 400 और 500 लिख लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने इस संख्या को 20% वृद्धि कर दी, यानी इनको 6/5 कर दिया। 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 5 से 6 करना, बिल्कुल बेसिक है। देखो अगर आप मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हो तो ये 20% वृद्धि को डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है, अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 20% की कमी कर रहे हो यहाँ पर, तो ये 500 है, 20% की कमी कर रहे हो, देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी 5 की चीज 4 हो गई। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 4/5 लिखोगे, ऐसे डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आपको कुल मिला के इनका अनुपात फाइंड करना है, इनका। तो 0000 तो काट लो, हालांकि शुरू में ही नहीं लिखते तो भी ठीक था, और लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में आप काट लोगे। बाकी आगे अगर देखा जाए तो ये 5 से ये 5 भी कट रहा है, इसके अलावा ये 4 से ये 4 भी कट रहा है, क्या बचा, 6, और यहाँ पे क्या बचा, 5। 6:5 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है 121 नंबर सवाल। देखो हिंदी वाली जो बुक है ना आर.एस. अग्रवाल की, इसमें क्वेश्चंस का लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज कहता हूँ कि आप इंग्लिश वाली आर.एस. अग्रवाल को भी जरूर करो। हिंदी एक बार आप कर ले तो आपके बेसिक्स ठीक हो गए, फिर आप इंग्लिश वाली भी देख लो, तो आप थोड़ी वैरायटी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, और लेवल भी कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक है इसकी तुलना में, ठीक है। तो वो इसलिए आपको कहता हूँ कि ये होने के बाद रेशियो प्रोपोर्शन का सेम चैप्टर आप इंग्लिश में भी देख लो, लैंग्वेज का आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ, सवाल को हिंदी में ट्रांसलेट भी वहीं पे कर देता हूँ तुरंत, ठीक है। तो वो जरूर देखना है, लैंग्वेज इश्यू नहीं रखना है, मैथ्स में लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है मेन, ठीक है। अब देखते हैं इस सवाल को। दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात ये है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो दो संख्याओं का अंतर यानी x-y, योगफल यानी x+y, और गुणनफल यानी x×y, ये किस रेशियो में है, ये 1:7 और 24 के रेशियो में है। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यानी ये फाइंड करना है, ठीक है। इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑप्शन जो है ना, चॉइस का मल्टीपल केवल ये एक ही है 48, बाकी किसी में चॉइस का भाग जा ही नहीं रहा है, मतलब ऑप्शन सी है आपका डायरेक्ट आंसर। आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। पूरा आप चाहते हो सर नहीं पूरा कराओ, पूरा मेथड क्या है, तो वो देखो यहाँ पर x-y, यहाँ पर x+y, ये सब कांस्टेंट है ना, ये सारा रेशियो है ना, इनके साथ एक कांस्टेंट असाइन कर देते हैं k। ये हो गया k, ये कितना हो जाएगा 7k, ये कितना हो जाएगा 24k। यहाँ से देखो x-y का मान कितना आएगा k, और x+y का मान कितना आएगा 7k। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, इन दोनों को सॉल्व करो और x और y की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है
ये निकाल लो एक बार। तो इन दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा x। तो जोड़ लो 8 के और 2 का भाग लगा लो 4 के, दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगाओगे यानी 6 के में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया 3 के। तो ये आ गया आपके पास x का मान भी और y का मान भी। कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है। तो ये सिंपल इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना आपको आना चाहिए, मैंने सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पर। अब सवाल में आपको दे रहा है कि इन x और y का जो गुणा है वो किसके बराबर है। x और y का गुणा देखो, अगर आप यहाँ पे करते हो x और y का गुणा तो 4 × 3 12, और सामने क्या आ रहा है k स्क्वायर आ रहा है। देखो सामने कितना आ रहा है k स्क्वायर, और ये जो है किसके इक्वल होगा, 24 k के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से देखो आपको k का मान कितना मिल रहा है, ये स्क्वायर हट जाएगा इस k से, ये 12 जब डिवाइड में जाएगा तो आप देखोगे k का मान जो है 2 मिल रहा है। अगर k का मान 2 मिल रहा है, ये उठा के आप यहाँ पे रख दो तो 24 × 2 कितना हो गया 48 हो गया। यही बात समझ में। तो हमने क्या किया, k का मान उठा के यहाँ पे रख दिया। अगर आपको योग पूछ लेता तो आप k का मान यहाँ पे रख देते, अगर अंतर पूछ लेता तो k का मान अपन यहाँ पे रख देते। तो ये है हमारा सवाल और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पूरा मेथड भी बता दिया, दोनों तरीका आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए हैं। डायरेक्ट कैसे किया तो फिर से बता दूं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो चॉइस का मल्टीपल है, बाकी किसी में चॉइस का भाग जा ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 122 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 64 है, पहली दूसरी संख्याओं का अनुपात इतना है जबकि दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना अगर एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि खूब कर चुके हैं बस। 3 संख्याओं का रेशियो है, उसमें से 1 2 का तो दे रखा है 3 5, और दूसरी तीसरी का क्या है 5 8 है, तो डायरेक्ट इसी के आगे लिख लूँ 5 और डायरेक्ट 8, क्योंकि 5 और 5 तो सेम है। इन सब का योगफल 64 है। यहाँ पर देखो योगफल कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है कुल मिला के 16 आ रहा है, ये 16 नहीं है, कुल मिलाकर कितना है 64 है। तो 16 से 64 कैसा आया, 4 टाइम्स करने पर आया, तो आप 4 टाइम्स कर लो, इसको 4 टाइम्स कर लो, कितना हो गया ये 20 हो गया। 20 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में। बढ़ते हैं देखो आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 123 नंबर सवाल है, ये क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात जो है वो 3 4 7 है। 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4:7 है, तथा इनका गुणनफल 18 है, तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये अलग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या तो 18,144 होगा, उसने बीच में कुछ लिखा नहीं है। चलो 18,144 मानते हैं। ये संख्याएं क्या है क्रमशः, ये आपको ज्ञात करना है। देखो 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, तो ये है 3 4 और 7। पहले तो आप देखो ऑप्शन में कौन कौन 3 4 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। जैसे ये देखो, ये 3 4 7 के अनुपात में नहीं, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको 3 से काटते हो तो ये बिल्कुल कट रहा है, अगर आप इसको 6 से काटते हो तो ये भी 3 4 7 मिल रहा है बिल्कुल, यानी ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। अब आप चेक कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लो इस सवाल को, तो आपको डायरेक्ट ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन पकड़ो। बी तो हटा दिया मैंने क्योंकि इसका अनुपात ये आ ही नहीं रहा है। बाकी इसको देखो, इनका गुणा करने पर क्या 18,144 मिल रहा है क्या, ये 18,144 है पूरा, ठीक है, ये अलग से लिखा है ना, इसको आप पूरा एक मानो, गुणा करके देखो आपको ये मिलता है क्या। तो 9 × 2 18, 18 और ये एक कितना आएगा, यूनिट डिजिट केवल 8 आ रहा है। मैं यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप इसका गुणा कर रहे हो ना तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 8 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, हटा लो इसको। इसका गुणा करके देखो तो 8 × 4 कितना होगा 32, 32 और यानी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 × 2 करोगे तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है। देखो तो आप इसका गुणा करके देख सकते हो, आपको एग्जैक्टली चीज भी मिल जाएगी, और आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी चेक करते हो। मतलब आप इनमें से कोई नहीं होता ना तो अभी तक तो ये डायरेक्ट सी कंफर्म आंसर होता ही, लेकिन डाउट ना रहे इसलिए आप गुणा भी कर लो साथ ही साथ, 24 × 42 कर लो पहले तो, ठीक है। तो 24 × 42 करेंगे, यहाँ पर बेसिक मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 × 2 कितना होगा 48, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, 24 × 4 96, और 4 कितने हो गए 100 हो गए, और इंटू कर लो आप यहाँ पर 18 से, ठीक है। तो 18 से करोगे तो 18,000 तो ये यूं ही हो गए, उसके अलावा 72 और 72 कितने हो गए 144 हो गए, ये जोड़ लो, बिल्कुल 18,144 मिल रहा है। क्लियर है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें आप कॉन्सेप्चुअली ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन पड़े हैं तो क्यों इतना घूमना, और आप मेथड से करते हो तो मेथड से भी कर सकते हो, फिर वहां से आपको एक्स वगैरह निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे इस सवाल को देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल सवाल है, पहली संख्या का 40%, 40% मतलब कितना 2/5 बराबर है दूसरी संख्या के 3/5 के, तो आपको पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। भाई 5 से 5 काट लो, ये 2 अगर बट्टा में आएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा,
ये 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 3:2 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल को देख लेते हैं। ऐसे सवालों में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश वाली भी करते रहो, ताकि अच्छे लेवल के सवाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया, फिर आप थोड़े हायर लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10% लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 है। तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है सवाल में, एक रिलेशन से ही सारा काम हो जाएगा, दो दो रिलेशन क्यों दिए इसमें? ये कह रहा है ना, लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, तो बस यहीं से हमारा सारा काम हो जाएगा। आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो खुद ही देख लो आप। लड़कों की संख्या का 10% यानी बॉयज का 10%, 10% मतलब 1/10 इक्वल है किसके, गर्ल्स के 1/4 के। ये लो, ठीक है, ये कर लिया हमने। तो बॉयज और ये गर्ल्स आ जाएगा नीचे डिवाइड में, ये 10 भेज दो आप उस तरफ, तो 10/4 हो गया। 2 से काट लो 5, 2 से काट लो 2, 5/2 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बॉयज गर्ल्स का रेशियो पूछा था, 5/2 यानी ऑप्शन बी। क्लियर? सेकंड वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, अपन अपना काम सारा डायरेक्ट ही होगा, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 3 कारों द्वारा 1, 2, 3 के अनुपात में दूरी तय की जाती है, तथा इनके द्वारा यात्रा में जो समय लिया गया उनका अनुपात ये है, तो इनकी चाल का अनुपात क्या है ये आपको ज्ञात करना। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो कुछ नहीं करना, दूरी में समय का भाग लगा लो, 1/3 अनुपात 2/2 अनुपात 3/1। ये लो, ये हो गया काम खत्म। इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबको 3 से गुणा कर लो, 6 से भी कर सकते हो, लेकिन आप 3 से ही कर लो, क्योंकि ये तो कट गया, 1 मिल रहा है। 3 से करेंगे तो क्या होगा कि ये 3 हट जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन हट जाएगी। तो 3 या 3 से 3 कट गया तो कितना मिला, 1। यहाँ पर कितना मिला, 3, और 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो 1, 3, 9, 1, 3, 9 यानी ऑप्शन बी। क्लियर है? ऐसे सवालों को मात्र 5 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। ऐसे सवाल में आप अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो मान लो कोई सवाल एग्जाम में टफ मिल गया, तो वहाँ के लिए आपको टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए ऐसे सवालों को जल्दी करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, देखो, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। इक्वल टाइम के लिए कितनी छलांगे लगाते हैं ये आपको दे रखा है खरगोश और कुत्ते के लिए। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है ये आपको ज्ञात करना है। चाल का अनुपात क्या है ये आपको ज्ञात करना है। देखो, 2 जनों की बात हो रही है, एक तो खरगोश की बात हो रही है और एक कुत्ते की बात हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने समय में ये 5 छलांगे लगाता है, नंबर ऑफ जंप्स, तो ये कितनी लगा रहा है, 3 लगा रहा है। ठीक है, इक्वल टाइम के लिए, फॉर इक्वल टाइम, बराबर समय के लिए छलांगों का रेशियो आपके पास आ गया। अब आगे देखना, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है, मतलब खरगोश जितनी दूरी 3 छलांगों में तय करता है, उतनी जो कुत्ता है वो एक छलांग में तय कर लेता है। मतलब कुत्ता जो है थोड़ा फास्ट है, मतलब उसका एक छलांग उसके 3 छलांग के बराबर है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से कि अगर कुत्ता केवल एक छलांग ही लगाए, तो इसको यहाँ पर 3 छलांग लगाने पड़ता है। इसको यहाँ पर कितने छलांग लगाने पड़ते हैं, 3 छलांग लगाने पड़ते हैं। इसको अलग लिखता हूँ मैं, एक बार इसको गुणा में नहीं लिख के अलग लिखता हूँ ताकि सही समझ में आए। यहाँ पे 5 और 3 हो गया। यहाँ पर देखना कि अगर कुत्ता एक छलांग लगाता है, यानी एक छलांग में जो दूरी कवर हो रही है, उसमें खरगोश यानी रैबिट कितने छलांग लगाता है, 3 छलांग लगाता है। तो यहाँ पर अगर मैं D/R की बात करूं, तो एक छलांग में तय की गई दूरी आपको मिल गई, एक छलांग में तय की गई दूरी आपको मिल गई कि भाई एक छलांग में अगर डॉग 3 मीटर तय कर लेता है, तो फिर रैबिट केवल 1 मीटर ही तय कर पाता है। यही बात समझ में? तो मैंने दूरी का रेशियो निकाल लिया, आपको चाल का रेशियो ज्ञात करना, चाल का रेशियो। ठीक है, तो इक्वल टाइम के लिए जो दूरियों का रेशियो होता है वही क्या होता है, चाल का रेशियो होता है। अब यहाँ पर समझना, ये इक्वल टाइम के लिए है, तो जब खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश एक छलांग में 1 यूनिट तय करता है, तो 5 छलांग में कितना तय करेगा, 5। इसलिए मैं पहले गुणा नहीं कर रहा था, देखो गुणा किया तो मैंने भी एक बार उल्टा लिख दिया था, लेकिन ऐसे करके करोगे तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद कुत्ता एक छलांग में 3 यूनिट तय करता है, तो 3 में कितना कर लेगा, यहाँ पर आप इंटू 3 कर लो। आई बात समझ में, इंटू 3 कर लिया इसको।
अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपको यहाँ पर मिल गया 5 और यहाँ पर ये कितना मिल गया, देखो 9 मिल गया। यहाँ पर ये क्या मिल गया 5 और यहाँ पर ये कितना मिल गया 9। तो ये यहाँ पर ये जो 5:9 मिला है वो क्या है, इक्वल टाइम के लिए तय की गई दूरी। और इक्वल टाइम के लिए तय की गई दूरी अगर आपको मिल गई तो यही क्या होता है, चाल का अनुपात होता है। आपको यही तो पूछा है, चाल का अनुपात। तो कुत्ते और खरगोश के लिए आपको पूछा है, मैंने यहाँ पर खरगोश और कुत्ते के लिए निकाला है। तो कुत्ता और खरगोश क्या होगा फिर, 9:5 होगा। 9:5 यानी ऑप्शन बी। आई बात समझ में? तो आई होप अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आ गया है। पहले आप क्या करना है, पहली इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप तो क्या कर लो कि इक्वल टाइम के लिए कितनी कितनी छलांग का रेशियो है वो लिख लो, और साथ ही साथ एक छलांग में कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसका रेशियो निकाल लो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो और डायरेक्ट लिख लो। क्लियर? तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले सवाल को देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का जो अनुपात है वो इतना है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांक का अनुपात इतना है। तो प्रवीण सुरेश के प्राप्तांक का अनुपात ज्ञात करो। देखो प्रवीण, विजय और सुरेश 3 जने हैं। प्रवीण विजय का अनुपात 4:5, विजय सुरेश का अनुपात 3:2। बस इनको मर्ज करना है और खत्म करना है सवाल को। 5 × 3 15 होता है। ये कैसा आया, 3 गुणा करने पर 3 गुणा कर लो। ये कैसा आया, 5 गुणा करने पर 5 गुणा कर लो। ये मिल गया, सही है। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रवीण सुरेश का रेशियो। तो प्रवीण और सुरेश कितना है, 12:10। 2 से काट लो, 6:5। 6:5 यानी ऑप्शन सी। ये सिंपल सवाल है। देखो ऐसे सवाल में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ कराया है, बाकी मुझे ये करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे खूब सारे सवाल पहले कर लिए हैं। कुछ नहीं करना था, रेशियो मर्ज करना था। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। 129 नंबर क्वेश्चन, इसको देखें, समझे, पहले ट्राई करें। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान में दुगने अंक लिए। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक इतने हैं। यदि अंग्रेजी गणित में उसके प्राप्तांक का अनुपात इतना है तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने। 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक तो है इंग्लिश, एक है साइंस, एक है मैथ्स। ये कह रहा है अंग्रेजी में उसको दुगने मिले, किससे, साइंस से। मतलब अगर साइंस में 1 मिला है तो अंग्रेजी में इसको 2 मिला है। इसके अलावा साइंस और मैथ्स का जो रेशियो है ना ये आपको गिवन है, सॉरी, अंग्रेजी और मैथ्स का जो रेशियो है ना ये आपको गिवन है 2:3। तो अंग्रेजी और मैथ्स का रेशियो, ये ऑलरेडी 2 है तो आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में लिख लो। ये 3 है ना, तो 3 यहीं पे लिख लो। तो ये क्या हो गया, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए जो प्राप्तांक है ना उसका रेशियो आपको मिल गया। अब इन सबको जोड़ो तो ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये कितना है, 180 है। कैसा आया, ये 30 टाइम्स आया। आपको साइंस के मार्क्स निकालना है तो साइंस को आप 30 टाइम्स कर दो, कितना हो जाएगा, ये 30। ऑप्शन बी, ये भी सिंपल सवाल। क्लियर है? तो हमारे इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, 129 तक के सवाल। आई होप सारे सवाल आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। आप इंग्लिश वाले RS अग्रवाल भी देख लो, मैं आपको फिर से कहता हूँ, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम्स में। फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे वाले सवाल अपकमिंग पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल